आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह दोनों क्या होते हैं और यह दोनों किस स्थिति में बनते हैं। यह आपके 12th के बोर्ड में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यह दोनों सवाल, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम आपको बताएंगे यह किस स्थिति में बनते हैं, इसको बनने के लिए क्या कंडीशन होते हैं और इसका जो बेसिकली कंसेप्ट होता है उसको हम लोग आज इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज रोशन सर, योर फिजिक्स टीचर। तो चलिए क्रिटिकल एंगल को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो हम जहाँ तक जान रहे हैं और जहाँ तक हम लोग पढ़े हुए हैं, यदि रेज डेंसर टू रेरर में जाती है, डेंसर टू रेरर में जब जाती है तो हम देखते हैं कि जब कोई रे गमन करती है तो जैसे ही डेंसर से रेरर में जाती है तो वहाँ पे जो किरणें होती है वह नॉर्मल से बेंड कर जाती है, वह नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे कि यदि हम किरण को डेंसर टू रेरर में लेकर के चलें तो किरण को जाना चाहिए इधर, तो लेकिन यहाँ क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अचानक बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद क्या होती है कि किरण जो होती है अभिलंब से नॉर्मल से दूर चली जाती है। यह रहा आपका पहला कंडीशन। उसके बाद यदि हम रेज को रेरर टू डेंसर लेकर के चलें तो क्या होगा, यदि हम किरण को इस तरह से खींचते हैं तो यह रहा आपका नॉर्मल, तो किरणों को जाना चाहिए इस डॉट लाइन पर। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से रेरर टू डेंसर में जब कोई रे जाती है तो अचानक क्या होती है, प्रकाश की चाल घट जाती है और घटने के बाद क्या होती है, तो यह किरण अभिलंब नॉर्मल के तरफ झुक जाती है, बेंड कर जाती है। एक में क्या हुआ, यदि हम डेंसर से रेरर में लेकर के चलते हैं तो यह रेज क्या होता है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, और यदि हम रेरर से डेंसर में लेकर के चलते हैं तो किरण, यह जो रेज है यह क्या होती है, नॉर्मल के तरफ झुक जाती है। बस इन दोनों कंसेप्ट को सही से समझ लेने के बाद हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्रिटिकल एंगल होता क्या है, यह किस स्थिति में बनता है। एक कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि किरण मान लिया जाए कि नीचे में जो मीडियम है वह है डेंसर, इसको हम μ2 से डिनोट कर सकते हैं, और ऊपर में जो है रेरर है, इसे हम μ1 से डिनोट कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि रे जो है डेंसर टू रेरर में जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसर टू रेरर के लिए इस रे को इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे होता है जैसे ही डेंसर टू रेरर में जाती है तो लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड जो होता है अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि वह कम डेंसिटी का मीडियम होता है। इसमें लाइट का स्पीड जो होता है वह अचानक सडनली बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यदि हम इस किरण को, यहाँ पर जो किरण है इस किरण को थोड़ा सा यदि और ऊपर करें तो क्या होगा, यह किरण और थोड़ा सा नीचे आएगी। यदि इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर दें यह किरण और नीचे जाएगी। यदि थोड़ा सा और ऊपर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि इसको और हम ऊपर करें तो यह जो किरण है यह बिल्कुल इस लाइन पे चली जाएगी, और इस स्थिति में यहाँ पर जो आर का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, इसे हम आई नहीं बोलेंगे, इसको हम आई नहीं बोलेंगे। एक फिगर और बनाते हैं, यह कंडीशन है, नीचे में है डेंसर और ऊपर में है रेरर, नीचे μ2 और ऊपर μ2। यदि हम इन किरणों को, यहाँ जो नीचे में जो किरण आप देख रहे हैं इसको और हम थोड़ा सा ऊपर करते चलें तो एक कंडीशन क्या होगा, किरण को जब हम इस तरह से लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर से जो किरणें जाएगी वह बिल्कुल इस सतह पर चली जाएगी, और यहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। जिस समय आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो उसी कंडीशन में हम आई को बोलते हैं सी, उसी कंडीशन में आई को बोलते हैं सी। बस, तो यही है आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, यह जो इंसिडेंस एंगल है इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कब, जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। और कंडीशन क्या है, जब किरणें μ2 से μ1 में
गमन करती है। तो यहाँ पे समझने की बात है क्रिटिकल एंगल को, तो क्रिटिकल एंगल हम तभी बोलेंगे जब आर का वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, तो बस इस इमेज, इस पिक्चर से हम इसका डेफिनेशन निकाल करके भी रख सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें μ2 से μ1 में गमन करती है। कहने का मतलब है डेंसर टू रेयर में गमन करती है। तो एक वैसा स्थिति होता है जिस समय आर का वैल्यू हो जाता है आपका 90 डिग्री। जिस समय भैया आर का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, तो उस समय हम आई को आई नहीं बोलेंगे, आई को हम इंसिडेंस एंगल नहीं बोलेंगे। जिस समय आर का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, तो उस समय हम आई को बोलते हैं सी, और सी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट किया जाता है। तो इसका हम यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रेज जो होती है वह जाती है μ2 से μ1, और इसको हम कहते हैं डेंसर। इसको क्या बोलेंगे? डेंसर। और इसको हम लोग बोलते हैं रेयर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल कब बनता है, तो हम बोलेंगे कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट, when the rays of light travel from कौन सा मीडियम है? डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर टू रेयर में जाती है। तो क्या होती है, जब R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस समय हम I को बोलते हैं C। देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree, for which angle of incidence is called critical angle। ठीक है, क्या बोले कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, फॉर विच 90 डिग्री होता है किसके लिए? फॉर विच आई के लिए, फॉर विच आई इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो यह रहा आपका क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। ठीक है, यह कंडीशन होता है क्रिटिकल एंगल को बनने के लिए डेंसर से रेयर में प्रवेश करती है। तो उस स्थिति में क्या होती है, एक वैसी स्थिति होती है जिसमें आर का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, और जिस समय यह 90 डिग्री हो जाए उस समय हम आई को बोलते हैं सी। ऐसा नहीं आर का वैल्यू हो जाए 91 तो उस समय हम सी, आई को हम सी नहीं बोल सकते हैं। यदि आर का वैल्यू 89 डिग्री भी हो तो उस समय भी हम आई को सी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कब बोलेंगे? जिस समय आपका आर बराबर 90 डिग्री हो जाए तो उस समय हम आई को बोलते हैं सी। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे। तो चलिए, एक कंडीशन यह है, इसका यदि सही से हम इमेज बनाए तो नीचे में है डेंसर, डेंसर को हम μ2 से डिनोट करते हैं, और ऊपर में है रेयर, रेयर को हम डिनोट करते हैं μ1 से। यदि हम सही से इसका रे डायग्राम खींचें तो यहाँ क्या होती है, यह किरणें जो होती है, यह किरण जो है यह बिल्कुल इस सतह पर, और यहाँ पे R का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, और इस समय हम इस I को क्या बोलेंगे? I को बोलेंगे C।
यह तो रहा आपका रे डायग्राम, लेकिन इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी पूछा जाता है जो कि मैथमेटिकल टर्म में हमको इसको तोड़ना पड़ता है। तो चलिए इसका एक वैल्यू हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल यदि हमको अलग अलग मीडियम का बोला जाए निकालने के लिए तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्नेल्स का यूज करते हैं। स्नेल का जो नियम होता है तो बोलेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। और स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस जगह एक वैल्यू देखिए रखा जाता है। स्नेल का जो नियम होता है उस जगह वैल्यू रखा जाता है, μ1 अपॉन μ2 या μ2 अपॉन μ1। तो एक कंडीशन होता है, हम μ1 को कब रखेंगे ऊपर और μ2 को रखेंगे कब ऊपर, तो यहाँ पे समझना पड़ता है। तो देखना यह चीज़ है कि प्रकाश जो है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। यदि आपका किरण 2 से 1 में जाती है तो हम रखेंगे 1/2। यदि किरण 1 से 2 में जाती है तो हम रखेंगे 2/1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किरणें जो जा रही है वह जा रही है μ2 से μ1 में, तो हम यहाँ पे रखेंगे μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2। तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुट r इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम r का वैल्यू 90 रखेंगे तो उसी समय हमको रखना पड़ जाएगा I इक्वल टू C, चूँकि C से हम क्रिटिकल एंगल को डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन आई के जगह पे C रखेंगे, उसके बाद साइन 90 डिग्री इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ठीक है, अब चलते हैं साइन 90 का मान कितना होता है। साइन 90 का मान होता है 1, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं साइन C अपॉन 1 इक्वल टू μ1/μ2। उसके बाद है क्या, μ1 जो है आपका एयर मीडियम है, μ1 आपका है एयर मीडियम। तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जान रहे हैं कि एयर का होता है 1, जो कि हम पिछले क्लास में आपको बताए भी थे। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं μ1 इक्वल टू 1, पुट μ1 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि बिकॉज यह एयर मीडियम है, यह एयर मीडियम है। एयर मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन C इक्वल टू 1/μ2। अब देखना है कि μ2, कारण कि अब तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर 1 और 2 नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे म्यू। तो फाइनल जो हमको एक्सप्रेशन निकल रहा है वह निकल रहा है साइन C इक्वल टू 1/μ। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म लगा देते हैं, इस C को यदि पकड़ लें तो साइन को इन्वर्स हम कर देंगे। तो इसलिए एक एक्सप्रेशन निकलता है C इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/μ। यह रहा आपका क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन। तो हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। इस एक्सप्रेशन से आप अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। तो यह रहा आपका एक्सप्रेशन। चलते हैं, अब हम लोग निकालेंगे इसका कंडीशन क्या होता है या क्रिटिकल एंगल किस स्थिति में बनती है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें यदि हमसे पूछा जाए कि इसका कंडीशन क्या है तो हम बता सकते हैं कि भैया क्रिटिकल एंगल जो बनेगा कब बनेगा, जब किरणें μ2 से μ1 में जाती है। तो पहला नंबर हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब किरणें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, उसी समय क्रिटिकल एंगल बनेगा। उसको छोड़ करके कभी क्रिटिकल एंगल बनने वाला नहीं है। और क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब R का वैल्यू 90 डिग्री हो। R का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री। जिस समय R का वैल्यू 90 होगा उसी समय हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यदि R का वैल्यू 91 हो जाता है तो उस समय क्रिटिकल एंगल आपका नहीं बनेगा। यदि R का वैल्यू 75 डिग्री हो तो उस समय भी हम क्रिटिकल एंगल यहाँ पर बना नहीं पाएंगे। तो इसका कंडीशन होता है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो चलिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं।
चलिए, तो इसका हम लोग कंडीशन लिखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किरण को हमेशा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यही है। तो हम लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल एंगल rays of light should be travel from denser medium to rarer medium। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आपका जो सेकंड कंडीशन है वह है क्रिटिकल एंगल के लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो बोलेंगे क्या चीज़, फॉर क्रिटिकल एंगल मस्ट बी रिफ्रैक्शन एंगल becomes 90 डिग्री। तो यह रहा आपका कंडीशन और यह रहा आपका एक्सप्रेशन। तो आगे हम चलते हैं। आगे हम लोग कुछ मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है और डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला फर्स्ट निकालते हैं क्रिटिकल एंगल फर्स्ट मीडियम चलते हैं हम लोग वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33। तो हम एक एक्सप्रेशन जान रहे हैं कि C इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/μ। तो म्यू के जगह रखेंगे 1.33। तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.33। अब यदि इसको हम सही से कैलकुलेट करें, इसको हम साधारणतः कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह त्रिकोणमिति का बहुत टेढ़ा सा सवाल है। तो आप लोग करें क्या, इसका सीधा एक वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 को याद रखना पड़ जाएगा आपको। 2-3 हम याद रख सकते हैं, लेकिन यदि आप साइन इनवर्स 1/1.33 को सही से कैलकुलेट करने के लिए चलें तो शायद हो सकता है 4-5 पेज का कैलकुलेशन चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा आप इसको सीधा याद रख लें। यदि आप मोबाइल के कैलकुलेटर में इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा। यदि हम इसको सही से कैलकुलेट करें तो यह आएगा 49 डिग्री का। इसका मतलब हुआ कि यदि नीचे में वाटर हो जाए और यहाँ से हम किरण को यहाँ पर डालें और यदि हम 49 डिग्री 49 डिग्री पर यहाँ पर इसको इंसिडेंस करवाएं तो होगा क्या, यह किरणें बिल्कुल 90 डिग्री पर चली जाएगी। तो वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या होता है 49 डिग्री। उसके बाद हम चलते हैं अदर मीडियम लेते हैं, दूसरा मीडियम लेते हैं। तो दूसरा हम सेकेंड मीडियम लेते हैं आपका ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है 1.5। तो हम इसका भी वैल्यू रख सकते हैं C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5। इसको भी आप मोबाइल के कैलकुलेटर से निकाल करके याद रख लें, बेहतर रहेगा। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 42 डिग्री का। उसके बाद एक मीडियम और है, वो है आपका डायमंड। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड।
डायमंड का म्यू क्या होता है 2.4, तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2.4, तो इसका कैलकुलेशन आपको निकलेगा 24 डिग्री। तो 3 मीडियम का क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हैं। वाटर का होता है 49 डिग्री, ग्लास का होता है 42 डिग्री, और उसके बाद डायमंड का होता है 24 डिग्री। तो ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल। इसके बाद हम चलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम यदि किरणों को ऊपर लेकर के चल रहे हैं तो उधर का जो होता है रे वो क्या हुआ 90 तक जाता है। वीडियो को रोक रोक करके आप लिखते भी चलें इसको। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो अभी जहाँ तक हम देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल तक ठीक है और इसका वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। थोड़ा सा यदि और इस पर मेहनत किया जाए, जब किरणों को खींच करके हम ऊपर लेकर के जा सकते हैं तो थोड़ा सा तो और हम ऊपर लेकर के चले जाते हैं। यदि यह μ2 है और ऊपर में μ1 है, यदि इस किरणों को और ऊपर हम थोड़ा सा लेकर के चलें और जब ऊपर लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसा होगा कि सारी किरणें सेम इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। यदि थोड़ा सा और इसको ऊपर करें, 1 या 2 डिग्री भी ऊपर करेंगे तो यह किरणें क्या होगी, सेम उसी मीडियम में गुजर जाती है। बस इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो इसी में एक छोटा सा कंडीशन हो जाता है कि किरणों को यदि हम ऊपर लेकर के चलें तो यहाँ पे क्या होगी, सारी किरणें पुनः इसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। तो चलिए आगे का हम लोग टारगेट लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं TIR। क्या होता है, यदि हम थोड़ा सा इस किरणों को यहाँ पे जो बनाए थे थोड़ा सा किरण को और ऊपर लेकर के चलें तो उधर जो किरणें 90 डिग्री पे लैंड कर रही थी वो क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि फिर से समझें, μ2 और ऊपर में μ1, यदि हम किरण को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दें तो क्या होगा, यह इधर ही रिटर्न हो जाती है। तो इसका भी डेफिनेशन, तो इसमें डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो आप क्रिटिकल एंगल इस स्थिति में देख रहे हैं तो इतना था क्रिटिकल एंगल C। जैसे ही थोड़ा सा हम ज़्यादा किए, इधर तो 90 सब ज़्यादा हो गया, उधर का काम खत्म है, तो फिर से इसको हम बोलने लगेंगे I। तो दोनों में यदि हम सही से कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं I इज ग्रेटर देन C। कब, जब when रेज ट्रेवल टू μ2 से μ1 में, बस यहीं पे आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे क्या, तो हम सेम डेफिनेशन वहीं से ले सकते हैं जो हम लिखे हैं कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम μ2 टू μ1 में। तो चलिए हम लिखते हैं, when the rays of light travel from denser to rarer medium, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्या होता है, जब I का वैल्यू C से ज़्यादा हो जाए देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, ऑल रेज ऑफ लाइट रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम, क्रिटिकल एंगल, देन all rays of light returns into the same medium. This phenomena of light, यह एक फिनोमेना है, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट is called total internal reflection, total internal reflection. Here आपका definition, when the rays of light travel from denser to rarer medium, then the angle of incidence becomes greater than critical angle, then all rays of light returns into the same medium. This phenomena of light is called total internal reflection. तो ध्यान देना है, total internal reflection जो होता है वह एक प्रकार की घटना है, वह एक फिनोमेना है। कब की फिनोमेना है, जब I ग्रेटर देन हो जाए C से, तो उस समय प्रकाश की सभी किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। चलिए इसका भी हम रे डायग्राम बनाते हैं। इसका भी कंडीशन होता है कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए तो इसका रे डायग्राम क्या है, नीचे में μ2 और ऊपर में μ1, डेंसर ऊपर रेरर। क्या हुआ, यहाँ से किरणों को लेकर के चले और कंडीशन यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू I होता था वह है ग्रेटर देन C। जैसे यह होगा तो सभी किरणें पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। बस इसी घटना को हम बोलते हैं TIR। इसमें भी आपसे कंडीशन पूछा जाएगा कि TIR कब होता है, इसका एक कंडीशन क्या होता है, तो लगभग मिलता जुलता है। कंडीशन फॉर TIR, तो फर्स्ट कंडीशन है, क्या किरणें μ1 से μ2 में जब जाती तो टोटल इंटरनल होती, तो नहीं होती, कारण कि क्रिटिकल एंगल होगा ही नहीं। यदि क्रिटिकल एंगल नहीं होगा तो I को हम ग्रेटर बोलेंगे कैसे। क्रिटिकल एंगल को बनने के लिए डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, और जब तक क्रिटिकल एंगल बनेगा नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो पहला इसका कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो है, फॉर TIR the rays of light should be travel from denser to rarer medium। मतलब कि TIR के लिए किरणों को कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर मीडियम में, तभी TIR हमको मिलेगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि I का वैल्यू C से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। लगता है आज हम बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है इसका, आप रोक रोक करके लिख भी सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि TIR के लिए I का वैल्यू C से अधिक होना चाहिए, तभी TIR होगा, अन्यथा TIR होगा नहीं। तो बोलेंगे फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर TIR the value of incidence angle
मस्ट बी greater than the value of critical angle। इसका मतलब I ग्रेटर देन C। जैसे I ग्रेटर देन C होती है तो तुरंत आपको देखने के लिए मिल जाएगा TIR। ठीक है, तो TIR को यदि और हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ TIR। एप्लीकेशन का मतलब होता है TIR जो बना इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो हम लोग जनरली क्लास 12th में देखते हैं TIR का उपयोग जो होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, और सेकंड होता है मिराज, जिसको कि हिंदी में हम लोग मृगमरीचिका भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर को हम प्रकाश तंतु बोलते हैं। प्रकाश तंतु प्रायः हम देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है।